चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नया पेपर स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। देखो क्या होता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, क्या है, ध्यान देना। पहले तो देखो डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या है। हम जानते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, पीछे पढ़ा अपन ने, ठीक है ना। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखो, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसके अंदर मैथमेटिक्स के इस ब्रांच के अंदर हम क्या करेंगे, इफ वी स्टडी द कर्व एंड प्रॉपर्टी, कर्व एंड सरफेस। क्या किसकी स्टडी करेंगे हम, कर्व और सरफेस की प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की सहायता से इस मैथमेटिक्स के ब्रांच के अंदर हम क्या करेंगे, या तो कर्व होगा या फिर क्या होगा, ये क्या होगा, ये पूरी सरफेस, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये क्या कहलाती है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। समझ में आ गया। दो प्रकार की होगी, कौन कौन सी है, लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री और ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। समझ में आ गया। देखो ग्लोबल से नाम पता चल रहा, पूरा स्पेस आ गया, और लोकल में क्या होगा, केवल एक सीमित एरिया हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैं किसी पॉइंट को लूं, ठीक है ना, इस पॉइंट को और इसके नेबरहुड, नेबरहुड जानते हो ना क्या होता है, उसका प्रतिवेश, आवरण। तो ये वाला जैसे ये इसका नेबरहुड हो गया, ठीक है ना, जो इसको कंटेन कर रहा है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट उसके अंदर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, देखो लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या है, इफ प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सरफेस आर स्टडी एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। क्या करें अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सरफेस, उसकी स्टडी क्या करें अपन, किसके लिए, किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट और उसके नेबरहुड के अंदर करें। जैसे सपोज करो इस प्लेन के लिए बात करूं मैं, और इसके अंदर ये मैंने क्या कर दिया, ये कर्व हो गया और ये सरफेस हो गई। तो इसकी प्रॉपर्टी अपन इसी के अंदर में, देखो इस प्लेन के अंदर ही तो कर रहे हैं, इसके अंदर सीमित है, तो ये क्या हो गया, लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री आ गया। ग्लोबल में क्या होगा, पूरे के पूरे स्पेस को लेके चल सकते हैं अपन। समझ में आ गया। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सरफेस आर स्टडी ऑन ऑल ऑफ एरिया, दिस ब्रांच आल्सो क्या कहलाएगी, ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ध्यान देना ऐसे, एक होती है माइक्रोस्कोपी, एक और होती है मैक्रोस्कोपी, ठीक है ना। ये कौन सी होगी अपने पास, मैक्रोस्कोपी। मैक्रोस्कोपी जानते हो क्या होता है, देखो कोई भी पार्ट ले अपन, ठीक है ना, अगर उसका स्केल छोटा है तो वो किस में आएगा, माइक्रोस्कोपी में। हाँ इकाई, मतलब जैसे अपन यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, ध्यान देना, रास्ता जा रहा है और इसमें क्या है, छोटे छोटे क्या है, गड्ढे हैं, ये मान लो, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे भाई, इसको इससे निकल आराम से जा सकते हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं तो हम इधर से निकल सकते हैं, इधर से निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास, स्केल छोटा है, तो ये क्या हो गया अपने पास, मैक्रोस्कोपी हो गया। अब इसी को बड़ा स्केल में ले लो, स्केल हो जाए बड़ा और गड्ढे हो जाए क्या, छोटे छोटे। समझ गया ना। और ये सपोज करो गड्ढे बड़े हो जाए तो क्या अपन इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। समझ गए ना। तो एक होता है अगर स्केल छोटा होता है तो मैक्रो होता है, और बड़ा होता है तो क्या हो जाता है, माइक्रोस्कोपी, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या हो गया, स्केल अपने पास क्या है, बड़ा है, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, माइक्रो, ठीक है। एक तो माइक्रोस्कोपी और एक मैक्रोस्कोपी, ठीक है ना। स्केल अगर छोटा है तो माइक्रोस्कोपी में आएगा, और बड़ा है तो मैक्रोस्कोपी में आएगा। समझ में आ गया ना। तो ये किस ब्रांच में आएगा बताओ, तो ये कौन सा आएगा, माइक्रो या मैक्रो, मैक्रोस्कोपी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बड़ा स्केल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैक्रो स्केल बोल सकते हैं अपना, ठीक है ना, मैक्रोस्कोपी। तो देखो
सबसे पहले डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या है? इन दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सरफेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल ज्योमेट्री का डेफिनेशन में आएगा। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री और ग्लोबल। लोकल में कौन सा आ गया? अगर कर्व और सरफेस किसी नेबरहुड के अंदर हो, अपन बात करें किसी पॉइंट के आर्बिट्रेरी पॉइंट ले और उसके नेबरहुड की बात करें और उसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो वो क्या हो गया? लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री या फिर माइक्रोस्कोपी। छोटा हो गया ना स्केल। इसके अंदर एक कर्व अपन क्या कर रहे हैं? सीमित एरिया की बात कर रहे हैं। अगर पूरे होल भाई पूरे अपन क्या ले, पूरा स्पेस ले, ठीक है ना भाई, स्पेस की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास? मैक्रोस्कोपी हो जाएगा और उसमें हम कर्व और सरफेस की बात करेंगे। केवल प्लेन तक नहीं रहेगा वो। समझ में आ गया? अब आता है अपने पास स्पेस का यूनिट। अपने यहां से स्टार्ट हो गया। स्पेस का क्या होता है? स्पेस का ध्यान दीजिए, ये है स्पेस का। ध्यान देना, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट इन स्पेस हुज कोऑर्डिनेट ऑफ द फंक्शन ऑफ द पैरामीटर। ये क्या है? x बराबर x ऑफ t। ये क्या है? लोकस है। किसका? किसी पैरामीटर। लोकस जानते हो ना? प्रक्षेप जो हो गया अपने पास, लोकस पॉइंट लेते हैं अपन, ठीक है ना? तो ये क्या है अपने पास? इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट इन स्पेस। ये क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट है किसका? स्पेस के अंदर, जिसका पैरामीटर क्या है? कोई पैरामीटर। ये हो गया इसका पैरामीटर, जैसे x ऑफ t। ये किसका पैरामीटर है? t पैरामीटर है। समझ में आ गया? तो ये क्या कहलाएगा? स्पेस का। इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए कर्व, अब ध्यान देना, एक होता है स्पेस कर्व होता है और एक होता है क्या? ट्विस्टेड कर्व, ठीक है ना? ध्यान देना, स्पेस कर्व 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? देखो, कर्व क्या हुआ? ये हो गया कर्व, जैसे y बराबर y ऑफ t। पैरामीटर क्या हो गया ना? अलग अलग वैल्यू आएगी, कर्व टाइप में होगा, तो लोकस हो गया इसका। लोकस पॉइंट हो गया भाई। अपन क्या ले? y, जैसे अपन ने y लिया, या फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो ये क्या हो गया? y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। तो ये क्या हो गया? सर्कल हो गया ना? सर्कल हो गया तो कर्व भी बन गया, बढ़ाना। तो ये किसका फंक्शन है? x का। तो सिंगल पैरामीटर x का ना, y या x y का, ऐसे बोल दो। तो ये क्या हो गया? लोकस पॉइंट हो गया इसका। तो लोकस हो गया तो ये क्या बन गया अपने पास? कर्व बनेगा। कर्व 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कौन सा? प्लेन कर्व, और एक होता है ट्विस्टेड कर्व। प्लेन कर्व क्या होता है? जो केवल एक प्लेन के अंदर आ जाए। जैसे मैंने क्या किया, इस प्लेन के अंदर एक कर्व बना दिया, ये कौन सा प्लेन कर्व कहलाएगा? प्लेन कर्व। ट्विस्टेड कर्व क्या होगा? जो प्लेन के अंदर नहीं है, बाहर तक भी जा सकता है। समझ में आया? सॉरी, डेफिनेशन ध्यान देना। इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए कर्व इन स्पेस इज कन्फाइंड टू प्लेन, इट इज कॉल्ड प्लेन कर्व। इफ एवरी पॉइंट ऑफ कर्व, कर्व का प्रत्येक पॉइंट कन्फाइंड हो रहा है किसके अंदर? किसी प्लेन के अंदर कन्फाइंड हो रहा है। आ रहा है ना? इस प्लेन, सपोज करो ये प्लेन अपने पास, ये वाला पूरा प्लेन हो गया। कर्व का प्रत्येक पॉइंट क्या हो रहा है? इस प्लेन कर्व के अंदर कन्फाइंड हो रहा है, मतलब सीमित हो रहा है, आ रहा है। तो ये क्या बन गया? प्लेन कर्व। समझ में आ गया? दूसरी डेफिनेशन देखो, बट इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए कर्व इन स्पेस इज नॉट कन्फाइंड टू प्लेन, क्या है? स्पेस का पार्ट जो क्या है, प्लेन के अंदर कन्फाइंड नहीं हो रहा, तो वो क्या कहलाएगा? ट्विस्टेड कर्व। जैसे सर्कल हो गया,
सर्कल हो गया। सर्कल भाई क्या हो रहा है, प्लेन के अंदर सीमित नहीं हो रहा, बाहर की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्विस्टेड कर्व। समझ में आ गया ना भाई, इसके अंदर कन्फाइंड नहीं हो रहा, इस प्लेन के अंदर कन्फाइंड नहीं हो रहा, समझ में आ गया ना, तो वो क्या हो गया, ट्विस्टेड कर्व। क्लियर है क्या? हमने किसकी बात की सबसे पहले, स्पेस का। क्या होता है, लोकस पॉइंट होता है किसी पैरामीटर का, इट इज द लोकस पॉइंट ऑफ ए पैरामीटर, जैसे y बराबर y ऑफ t। दो प्रकार के होंगे, कौन कौन सा, प्लेन कर्व, ट्विस्टेड कर्व। प्लेन कर्व में क्या होगा, कर्व का प्रत्येक पार्ट या प्रत्येक पॉइंट किसी प्लेन के अंदर कन्फाइंड होगा तो वो प्लेन कर्व कहलाएगा, और अगर कन्फाइंड नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, ट्विस्टेड कर्व कहलाएगा। इसको एक और नाम बोल सकते हैं, स्क्यू कर्व, ठीक है ना। हाँ, इंट्रोडक्शन टू द सरफेस। अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस, बात करेंगे हम दो सरफेस का इंटरसेक्शन कैसे होगा। सरफेस जानते हो क्या होता है, बोलो, सतह, ठीक है ना। तो सतह जैसे अपन ने क्या ले लिया, एक स्फीयर ले लिया और एक प्लेन ले लिया, दोनों को अपन रख दें तो क्या होगा, एक पॉइंट सर्कल बनाएगा, तो वो क्या, कौन सा पार्ट हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। समझ में आ गया ना, तो ध्यान देना, इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस। अगर अपने पास क्या है, एक सरफेस तो क्या हो गई, F1 x y z, और दूसरा क्या ले लिया अपन, बोलो, बराबर 0, और दूसरी सरफेस क्या ले लिया, F2 x y और z बराबर 0। तो ये क्या कहलाएगी, कौन सी कंडीशन होगी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस। क्लियर है? दोनों के इक्वेशन लिख दो, एक तो क्या ले लो, स्फीयर ले लो। क्या होता है स्फीयर की इक्वेशन, कौन बताएगा, बोलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का d बराबर, ये तो हो गया क्या, स्फीयर बन गया ना। देखो ये रहा fxyz बराबर 0। दूसरे कौन से हो गई, प्लेन की ले लो अपने पास, डी तो ये रहा ना, अरे भाई ये तो वो कंडीशन आ गई, डी तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, डी तो कांस्टेंट होता है, यहाँ पर तो पैरामीटर तो एक्स वाई जेड है ना, कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, वो तो अपन भाई ओरिजिन पे होगा, एक्स वाई जेड अगर जीरो होगा तो डी जीरो हो जाएगा, अगर सेंटर 0 0 होंगे तो डी जीरो हो जाएगा, मूल बिंदु, समझ गए ना। अब देखो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, बोलो, Lx प्लस का My या फिर By प्लस का Cz प्लस का D बराबर, तो ये अपने पास दोनों इक्वेशन हो गई। हाँ भाई, ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस की कंडीशन आ गई, दो सरफेस का इंटरसेक्शन होगा तो ये इस टाइप से लिख सकते हैं, और ये दोनों सरफेस आ गए। समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट देखो आगे, क्लियर है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस की कंडीशन पर जो, अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। ध्यान देना, इफ एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ सिंगल पैरामीटर, अगर अपने पास क्या है, एक्स वाई और जेड किसके फंक्शन है, केवल सिंगल पैरामीटर के है, सिंगल पैरामीटर क्या ले ले, जैसे सपोज करो टी पैरामीटर है, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स टी, वाई बराबर जेड बराबर, तो ये क्या हो गई, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन हो गई।
और वो भी कौन से फॉर्म में, जब सिंगल पैरामीटर हो एक्स टी वाई टी और जेड टी। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली सिंगल पैरामीटर पर। समझ में आ गया ना, बेसिक समझो, आगे सारी काम आएंगी, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? चलो, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस का, अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये तो आप सब लोग जानते हो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अरे भाई क्या आ जाएगा हमारे पास, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, एक्स टी आई कैप, वाई टी जे कैप, जेड टी के कैप। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई अपने पास, वेक्टर फॉर्म। समझ में आ गया क्या, क्लियर है। और इसको देखो कैसे बनेगा, सपोज करो ये ओरिजिन है 0 0 और 0, ये कर्व है, कर्व पर कोई पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिए x y, और इसको इससे मिलाया तो ये डिस्टेंस क्या हो गई r। तो इस r को क्या लिखेंगे, x माइनस 0 आई कैप y माइनस 0। तो ये हो गया ना इसका पोजीशन वेक्टर, x y z का मान रख दिया, तो ये क्या आ गया अपने पास, वेक्टर फॉर्म में क्या हो गई, इक्वेशन हो गई इसकी। क्लियर है क्या, यहां तक कोई डाउट। अब ध्यान देना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ऑफ टी वेक्टर, और आर टी का मान क्या होगा, ये वेक्टर। क्लियर है, आर वेक्टर है, तो ये तो आर डैश लिखो तो फिर ये आर कौन सा, आर डैश नहीं आर जो है ना, वो आर किसका फंक्शन है, टी का। ये भी लिख सकते हैं हम, कहने का मतलब, ठीक है ना। हाँ भाई आगे ध्यान देना, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट लाइन। अब हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। जानते हो यूनिट वेक्टर क्या होता है, इकाई सदिश, एन कैप जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। वेक्टर फॉर्म में भी तो आएगी डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल मतलब होता है अवकलन। तो हमने क्या बात की, किसी कर्व और सरफेस की अपन क्या बात करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस की सहायता से इसकी स्टडी करेंगे अपन। मैथमेटिक्स के इस ब्रांच के अंदर क्या करेंगे, इसके डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैलकुलस में आता है। हाँ, तो ये अपन क्या करेंगे, अपन डिफरेंशियल कैलकुलस की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट लाइन टू स्पेस का। सपोज करो हमने क्या लिया है यहां पर, सबसे पहले ध्यान दो, ये O पॉइंट है, ठीक है, और ये कर्व ले लिया। इस कर्व पर हमने दो पॉइंट ले लिए, एक तो क्या ले लिया, P पॉइंट ले लिया, और एक क्या ले लिया, Q पॉइंट ले लिया। इस P पर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कौन सा होगा, ऐसे होगा टेंजेंट ड्रॉ, यही होगा क्या, बोलो। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, कोई डाउट है क्या, ये टेंजेंट लाइन हो गई। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या मानोगे, अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान ले, आर वेक्टर मान ले, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, z। समझ में आ गया क्या, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r प्लस dr। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कौन बताएगा, x प्लस y प्लस और z प्लस
समझ में आ गया क्या? अगर हम इन दोनों को मिला दें इन रेखाओं को तो ये क्या बन जाएगी? कोड बन जाएगी क्या? एक तो होती है आर्क चाप और एक होती है कोड जीवा। दो बिंदुओं को मिला देना। तो ये जो ये PQ है वो क्या आएगा मुझे बताओ, देखें यहां से DR हो जाएगा क्या? कैसे? इसमें से इसको घटाते हैं अपन। समझ में आ गया क्या? तो PQ क्या आ गया यहां से DR। कोई डाउट है क्या यहां तक? बोलो, समझ में आ गया? अब ध्यान देना, यूनिट वेक्टर अलोंग PQ, इस PQ के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा अपने पास? PQ अपॉन मोड ऑफ PQ, यही होता है अपने पास। क्या होगा अपने पास? PQ अपॉन में, बताओ भाई किसके अलोंग? इस PQ के अलोंग क्या निकाल रहे हैं अपन? यूनिट वेक्टर। तो क्या होगा? PQ अपॉन में मोड ऑफ PQ। समझ में आ गया? अब देखो ये PQ क्या है अपने पास? PQ DR, तो इसको क्या लिखा पड़े? DR। समझ में आ गया? मोड का मतलब क्या हो गया? कोड हो गई। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कोड PQ। क्लियर है क्या? अब ध्यान देना यहां से, सब लोग समझना है आप। क्या मैं इसको आर्क PQ अपॉन में आर्क PQ से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? चाप, आर्क का मतलब होता है चाप, ये वाली चाप। समझ में आ गया क्या? ध्यान देना पर सब लोग समझ रहा। इस इन दोनों को तो एक साथ लिख लो, मतलब क्या हो गया? DR वेक्टर अपॉन में आर्क PQ इनटू क्या हो जाएगा अपने पास? आर्क PQ अपॉन में कोड PQ। अब ध्यान देना, लिमिटिंग के केस के अंदर जब ये पॉइंट इस पॉइंट पे आ जाएगा तो ये जो आर्क और ये जो कोड है वो क्या हो जाएंगे? 1 आ जाएंगे। कब? जब लिमिट Q किस पे जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा? DR वेक्टर, और ये क्या है? आर्क PQ को क्या लिख सकते हैं यहां से? DS। भाई आर्क, भाई यहां पर सपोज करो S पॉइंट है तो ये DS ही तो होगा। तो ये क्या हो गया? DR अपॉन DS, यूनिट वेक्टर आर कैप। क्या किससे नोट करेंगे अपन इसको? आर कैप लिया या टेन कैप क्या लिया? टी कैप लिया इसमें। टेंजेंट लाइन का लोग देख रहा नहीं, तो क्या हो जाएगा? टी कैप DR अपॉन DS। तो टी कैप को क्या लिख सकते हैं? R डैश। समझ में आ गया क्या? तो ये क्या हो गया? जब पैरामीटर क्या है? S है तो डैश आएगा, ध्यान रखना इस बात का। अगर पैरामीटर क्या है? T है, क्योंकि देखो ध्यान देना, DR अपॉन में DS को क्या बोलेंगे? R डैश, और DR अपॉन DT को क्या बोलेंगे? R डॉट। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? T के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है तक? तो ध्यान दीजिए, ऐसे अपने पास अगर ये तो ध्यान दो, समझना इसको। अगर पैरामीटर S है तो ये हो गया। अब सेकंड केस आता है, इफ पैरामीटर क्या है? किसमें निकाले अपन? T के अंदर, x ऑफ xt। T के अंदर अगर अपन को इसको चेंज करना है तो कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे, कौन बताएगा? इसी को T में चेंज करके बताओ। R क्या है अपने पास? R वेक्टर, x I कैप, y
जे कैप जेड के कैप, यही है ना अपने पास। हम क्या निकाले यहां से, डी आर अपॉन में डी टी, यही निकाला अपन। तो डी आर अपॉन डी टी पहले, सॉरी ये दे रखा ना अपने पास, डी आर अपॉन डी एस टी कैप दे रखा ना अपने पास। पहले टी कैप एस के रेस्पेक्ट में कर दो, तो क्या होगा ये डी एक्स अपॉन डी एस आई कैप, डी वाई अपॉन डी एस, डी जेड अपॉन डी एस, ये तो क्या हो जाएगा टी कैप, क्लियर है क्या। और डी एक्स अपॉन डी एस आई कैप, डी वाई अपॉन डी एस जे कैप और डी जेड अपॉन डी एस के कैप, ये अपने पास टी कैप आ गया। इसका प्रोडक्ट इसी के साथ कर दे, तो टी कैप डॉट टी कैप क्या होता है, 1। अरे भाई एन कैप डॉट एन कैप नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, समझ में आ गया क्या। तो 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एस का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन और डी जेड अपॉन डी एस का स्क्वायर। कैसे आया पता है क्या सबको, बोलो कैसे आया, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान देना इसको, हमें किस में निकालना है, टी पैरामीटर में निकालना है ना। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, ताकि ये हट जाए, डी एस अपॉन डी टी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन, क्योंकि देखो इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इंटू 1, तो ये क्या होगा डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन गया अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, डी जेड अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। डी टी का होल स्क्वायर से डी टी का होल स्क्वायर हट गया, या फिर अपन इसको ये बोल सकते हैं कि डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर, ये लिख सकते हो ना आप इसको। और इधर ये इसको क्या लिख सकते हो, एस डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू मोड आर डॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। कोई फर्क पड़ेगा क्या, इस मोड से इसको हटा दो, मतलब एस डॉट इज इक्वल टू मोड ऑफ आर डॉट आ जाएगा। और क्या लिखे, एस बराबर इंटीग्रेशन मोड ऑफ आर डॉट और dt लिख सकते हो क्या। तो ये आपके पास t पैरामीटर है, तो उस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक आएगी इसकी, जो भी t की लिमिट होगी जैसे t1 से t2, समझ में आ गया क्या। तो आर्क लेंथ पूछे ना अपने पास, तो अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे t वाला। नहीं प्रूफ ये अपन फॉर्मूले निकाल रहे हैं, आगे काम आएंगे ये सारे, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये काम की चीज है। ये यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट लाइन टू ए स्पेस कर्व, समझ में आ गया पूरा। क्या था, एक पॉइंट लिया O और किसी कर्व पर दो पॉइंट ले लिए P और Q, जिनके पोजीशन वेक्टर R और R प्लस dr है। दोनों को मिलाने पर जो कोड बनेगी, जो अपने पास dr हो जाएगी, समझ में आ गया। और ये आर्क हो गई, ये टेंजेंट लाइन हो गई, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, टी कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टी कैप क्या होगा, पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू, मॉड ऑफ पी क्यू को लोग रख दो मॉड पी क्यू, और आर्क से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, लिमिटिंग केस आ जाएगा, तो एस में रिजल्ट आ जाएगा। टी पैरामीटर में लाने के लिए क्या करोगे, चेंज कर दो उसको। क्लियर है, समझ में आ गया। ये आपकी कंडीशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चले, हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये पूछा जाएगा भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आगे तो क्या होती है, ध्यान देना।
टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, कैसे निकालेंगे ये देखो। किसकी बात करेंगे अपन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इसमें सबसे पहला केस दे रखा है व्हेन इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म। जब आपके पास क्या है भाई, इक्वेशन ऑफ कर्व किस में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है वेक्टर फॉर्म के अंदर। समझ में आ गया? तो देखो कैसे निकालेंगे। यहां पर क्या लिया अपन, वही कोई पॉइंट ओ ले लिया, ये कोई कर्व ले लिया अपन ने, इस पर क्या किया, एक पॉइंट ले लिया P, और इस पर क्या ड्रॉ कर दे भाई, बोलो, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो। तो क्या होगी टेंजेंट, यही होगी क्या, इसको स्पर्श करते हुए निकलेंगे। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसका सबसे पहले क्या निकलेगा, ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। इसको टेंजेंट है तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी कैप से। इस पर दूसरा पॉइंट ले लो। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कौन बताएगा, पी के कोऑर्डिनेट क्या लेके चलते थे अपन, एक्स। इसके कोऑर्डिनेट क्या ले ले अपन, जाई, बीटा और एक्साई ले ले, जीटा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ, तो जाई, नीटा और इसको इससे मिला दो, तो ये अपने पास, उसको नाम दे दो, क्या दे, क्यू, ये क्यू दे दिया। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले ले, अब आर प्लस डेल आर तो ले नहीं सकते, कैपिटल आर ले ले। कोई डाउट है क्या, बोलो भाई, समझ में आ गया? यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो। अब देखो ऐसे, ओपी और प्लस पी क्यू किसके बराबर होगा, लिख सकते हैं ऐसे क्या, क्लियर है? वैल्यू रखो यहां पर, ओपी की वैल्यू क्या थी, आर वेक्टर, और ओ क्यू की वैल्यू क्या थी, तो पी क्यू आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, समझ में आया नहीं है, बोलो भाई, किस किस की वैल्यू आ गई अपने पास, समझ में आ गया क्या? अब आप यहां पर देखो, ध्यान से देखना इस बात को, जो PQ है अपने पास, PQ कौन सा है, और जो T कैप है, दोनों क्या है, पैरेलल है। अरे भाई, ओ PQ तो क्या हुआ, यही हुआ ना अपने पास, और T कैप भी इसी लाइन पे है, इसका मतलब क्या हुआ, PQ इज पैरेलल टू, लिख सकते हैं, PQ का मान क्या है, पैरेलल ऑफ, पैरेलल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या ले ले अपन, लैम्बडा ले ले, तो ये क्या आ जाएगा, टी कैप। तो क्या आ गया, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर
किसके बराबर आ गया? तो कैपिटल आर वेक्टर का मान क्या आ गया? आर वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर प्लस लैम्बडा ऑफ, ये आपकी इक्वेशन आ गई इस फॉर्म में। बोलो भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P इन वेक्टर फॉर्म, समझ में आएगा? तो अपने पास क्या हो जाएगी? हाँ बिल्कुल आएगा। अगर क्वेश्चन दे दे आपको और वेक्टर फॉर्म में पूछे तो आप ये इक्वेशन लगा के ऐसे टेंजेंट लाइन निकाल लोगे। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर ये s पैरामीटर में हो तो क्या आएगा? अभी अभी हमने टी कैप को किसके बराबर देखा था? आर डैश था क्या? तो क्या लिख सकते हो? आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, सॉरी, आर वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल आर वेक्टर प्लस लैम्बडा ऑफ आर डैश, क्योंकि टी कैप किसके बराबर था अपने पास? कब? जब पैरामीटर क्या था? एस पैरामीटर। समझ में आ गया ना? क्लियर है क्या? जब पैरामीटर क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फॉर्म में है, यही थी ना अपने पास टेंजेंट लाइन की फॉर्म में, एस पैरामीटर के अंदर आर डैश, तो अपन ने ये कंडीशन लिख दी, इसमें आप वैल्यू रख देना। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करना है ये देखो, ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इसको किस फॉर्म में निकालना आपको? कार्टेशियन फॉर्म में। तो ध्यान देना, इसी फॉर्म को अपन चेंज करेंगे। क्या? नहीं अभी सारा बिल्कुल, ये क्या बेसिक चल रहा है, अभी आगे क्वेश्चंस ये आएंगे ना तो बिल्कुल सारे क्या हुआ? आर वेक्टर क्या होगा? एक्स आई वाई जे और जेड के। क्यों? क्योंकि आर किसका फंक्शन था? एक्स वाई जेड, पोजीशन वेक्टर लिया था ना, तो आर किसके फंक्शन हो गया पर अपने पास? ये होगा। अगर आर डैश की बात करें तो क्या होगा? आर डैश क्या होगा? एक्स डैश, और इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख ले, आई कैप वाई डैश जे कैप और जेड डैश के कैप, तो आर डैश ही हो जाएगा। चलो कैपिटल आर वेक्टर को लिख के बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? अभी अभी बताया था। इसके पोजीशन वेक्टर क्या थे? कोऑर्डिनेट क्या थे? जाई, नीटा, जीटा, यही था क्या? तो क्या हो जाएगा? आई कैप और, समझ में आ गया? इन वैल्यूज को उठा के कहां रख दो? देखो कार्टेशियन यहीं से बन जाएगा। अभी आप इक्वेशन फिर आप डायरेक्ट काम में लेना। अब देखो यहाँ रख दो, देखो क्या बनेगा? जाई आई कैप नीटा जे कैप जीटा के कैप बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप प्लस लैम्बडा एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप और जेड डैश के कैप। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? जाई माइनस एक्स आई कैप हो जाएगा क्या? प्लस मीटा माइनस वाई और जे कैप जीटा माइनस का जेड, और क्या हो जाएगा? बराबर क्या होगा? लैम्बडा एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। समझ में आ गया क्या? क्या करें? कंपैरिजन कर दें, क्या होगा? लैम्बडा बराबर जाई माइनस का एक्स अपॉन एक्स डैश बराबर लैम्बडा आ रहा। दूसरा क्या हो जाएगा? नीटा माइनस वाई अपॉन में
समझ में आ गया क्या? ये कौन सी इक्वेशन हो गई? कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। वेक्टर फॉर्म में कौन सी है? ये दोनों। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? अगर पैरामीट्रिक टी देगा तो कौन सी लोगे? डैश की जगह क्या हो जाएगा यहां पर? डॉट। ये क्या बन जाएगा? समझ में आ गया क्या? वो तो पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, इक्वेशन क्या दे रखी है, ठीक है ना? क्वेश्चन आएगा उसमें पैरामीटर देख लेंगे, टी है तो ये वाली लगा देंगे, ऐसा तो ये वाली लगा देंगे। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखो, अगली कंडीशन। अब ध्यान देना, सामने ध्यान देना, कंडीशन ध्यान देखना, ध्यान से देखना क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन भाई आपके आएगा कि when equation of curve is given as intersection of two surface, जब इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है किस कंडीशन में? इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस। क्या थी उस कंडीशन में? आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या निकालना है? ये कंडीशन निकालनी है, क्या होगी? तो देखो कैसे, दो सरफेस थी, दोनों इंटरसेक्शन है, तो उस केस में क्या लिखा था अपन ने? एक को तो क्या लिया था? बराबर 0, और दूसरी को क्या ले लिया अपन ने? समझ में आ गया क्या? इस टाइप की दो सरफेस दे देगा आपको क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ गया? बोलो। अपन ये मान लें कि x किसका फंक्शन है? y बराबर z बराबर, क्लियर है? x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, और तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? करके बताओ, देखिए किस किस को पता है इसका? डेल f1 अपॉन में पहले किसके रेस्पेक्ट में? और dx अपॉन प्लस डेल f1 अपॉन और dy अपॉन प्लस डेल f1 अपॉन और dz अपॉन। समझ में आया नहीं है? इसको क्या लिख सकते हो आप? बताओ। डेल f1 अपॉन डेल x, और दो वैल्यू प्रोडक्ट हो रही है, मतलब i डॉट i1 होता है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। और डॉट प्रोडक्ट dx अपॉन dt i कैप, dy अपॉन dt j कैप, और dz अपॉन dt k कैप बराबर 0 लिख सकते हो क्या इसको? क्लियर है? अच्छा, ये क्या हो गया? इसको क्या लिख सकते हो? ग्रेडियंट f1 लिख सकते हो क्या? f1 बाहर आ जाएगा पूरा, ये ग्रेडियंट बनता है। और डॉट ये क्या है? r डॉट है क्या वेक्टर फॉर्म में? बराबर क्या है?
ग्रेडियंट F1 डॉट आर सॉरी 2 आएगा यहाँ पर बराबर 0। क्लियर है क्या? ग्रेडियंट F1 डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 और ग्रेडियंट F2 डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इसके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। सबको पता है कैसे? डॉट प्रोडक्ट है, समझ में आया ना? तो ध्यान से देखना इसको, सब लोग ध्यान देखना। सपोज करो ये क्या है? ग्रेडियंट F1 है, सामने ध्यान देना। ये ग्रेडियंट F1 है और ये क्या है? R डॉट है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, इस मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। इसी प्रकार इसको क्या मान लो? ग्रेडियंट F2, इसका डॉट भी, ये भी 90 डिग्री है। समझ में आ गया क्या? अब हम जानते हैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले तो वो किसके पैरेलल आएगा? तीसरे वाले का पैरेलल आएगा। क्यों? तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो मैं ये क्या लिख सकता हूं यहां से? बोलो, R डॉट वेक्टर इज पैरेलल टू ग्रेडियंट F1 क्रॉस। बताओ भाई, समझ में आया नहीं है? नहीं आया तो पूछ लेना। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। चले आगे। हाँ, इसको हटा दे अपन पैरेलल के साइन को, तो क्या लगा दे? कांस्टेंट लगेगा। तो क्या आएगा? R डॉट बराबर म्यू अपॉन लैम्बडा ग्रेडियंट F1 क्रॉस। लिख सकते हैं इसको। ये किसका मान आ गया? R डॉट का मान। इसको उठा के किस में रख दो? इक्वेशन थी अपने पास, क्या थी? R वेक्टर इज इक्वल टू टेंजेंट लाइन की क्या थी? स्मॉल r वेक्टर प्लस लैम्बडा ऑफ r डैश था, जिसको हमने क्या बोला था? ठीक है, समझ में आ गया? और अगर पैरामीटर t था तो क्या लिखा था अपन ने? बोलो, रख दे यहां पर भाई। अगर पैरामीटर क्या था तो डैश था, r डैश आता था, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना r डैश बराबर t का। क्लियर है क्या? रख दो यहां पर वैल्यू, तो क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास? लैम्बडा म्यू अपॉन लैम्बडा, और क्या हो जाएगा अपने पास? ग्रेडियंट F1 क्रॉस। ये अपॉन में लैम्बडा पता है ना क्यों लिया है? या तो ले लेना या फिर म्यू ले लेना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लैम्बडा ले लेना। ये दोनों क्यों लिए? ताकि यहाँ पर रखने पर एक कट जाए। तो अपन वैसे ही जानते हैं लैम्बडा लैम्बडा दोनों कांस्टेंट है, नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? तो दो सरफेस की कंडीशन है, तो क्या आ जाएगा अपने पास? क्लियर है क्या? ये इक्वेशन आ जाएगी जब दो सरफेस इंटरसेक्ट कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन दिस इज दिस। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट देखो, when equation of curve is given as intersection of two surface in Cartesian form। तो इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा आपको टू सरफेस में कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसको कैसे निकालना? ये तो किस फॉर्म में निकाली आपने? वेक्टर फॉर्म में निकाली है। इसी को किस में निकालो आप? कार्टेशियन फॉर्म में। किस में निकालोगे आप? अब कार्टेशियन, भाई हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। भाई आपको वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो ये अप्लाई करना पड़ेगा। अब कार्टेशियन में पूछेगा तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है? एक्स वाई जेड, इन दोनों का मान कार्टेशियन में निकाल लो, और इसमें क्या हो जाएगा?
आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू म्यू ग्रेडियंट F1 क्रॉस ग्रेडियंट F2। इसको निकाल लो और इसको निकाल लो, अपॉन में आ जाएगा ये, तो अभी 2 मिनट में निकाल देते हैं। क्लियर है क्या? देखो कैसे आएगा। वैसे अपन इसी से बना सकते हैं। इसी से कैसे बढ़ाओगे? यहां से बताओ जाके। ये तो क्या बनेगा? आर माइनस आर बताया था भी, दोनों के वेक्टर फॉर्म में। साई माइनस एक्स आई कैप, नीटा माइनस वाई जे कैप, जीटा माइनस जेड के कैप। यही था क्या? बराबर क्या है? म्यू। और ये दोनों क्या दे रखे हैं? ग्रेडियंट F1 क्रॉस ग्रेडियंट F2। इसका मान और निकाल लो। किसका? इसको हाँ डेल भी बोलते हैं। अच्छा, इसका मान कैसे निकालोगे आप? ग्रेडियंट F1 क्रॉस डेल F1 क्रॉस डेल F2। देखो इसका मान निकालने के लिए अभी अभी अपन ने एक फॉर्म लिखी थी। क्या लिखी थी? ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल है। डेल F1 अपॉन में डेल x इंटू एक्स डॉट प्लस डेल F1 अपॉन में डेल y इंटू वाई डॉट प्लस डेल F1 अपॉन डेल z इंटू जेड डॉट बराबर 0। यही था। दूसरी के लिए क्या था? डेल F2 अपॉन डेल x इंटू एक्स डॉट, डेल F2 अपॉन डेल y इंटू वाई डॉट, डेल F2 अपॉन डेल z इंटू जेड डॉट बराबर 0। यहां से क्या निकालते हैं अपन? x डॉट क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट। तो क्या था? डेल F1 अपॉन डेल y और डेल F2 अपॉन डेल z माइनस डेल F1 अपॉन डेल z और डेल F2 अपॉन डेल y। यही था क्या? भाई यहाँ से फॉर्म में निकाल लो ना, और x डॉट y डॉट z डॉट की जगह ये रख देंगे अपन आगे। सर डायरेक्ट डेल का मान होता है ना, डेल अपॉन डेल x आई के प्लस डेल अपॉन डेल y जे के वाला वो वाला होता है ना। हाँ तो वही है, एक तरीके से वही अपन यहाँ से रोटेशन यही निकाल रहे हैं, डेल अपॉन डेल x i j के। तो वो डायरेक्टली सामने से मान ये लो i j ले लो बस। तो क्या हो जाएगा? i अपॉन में आएगा ना। इसी प्रकार j अपॉन में समझ में आ गया? i अपॉन में, j अपॉन में, k अपॉन में, तीनों के अपॉन में आ गया। तो क्या हो जाएगा यहां से? साई माइनस का x और इधर म्यू अप i, तो i के नीचे ये आ जाएगा। तो देखो यही आ रहा होगा, साई माइनस x डेल F1 अपॉन डेल y। समझ में आ गया? इसी प्रकार नीटा माइनस y जो इसके नीचे आएगा, जीटा माइनस z अपॉन में दिस। क्लियर है क्या? ये कंडीशन अपन इसमें अप्लाई कर देंगे। इसी पे क्वेश्चन आ गया, इसी पे। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? थोड़ी कंडीशन आएंगे, इनके फॉर्मूले, फिर बाकी क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चनों में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेन चीज है अपन को इन फॉर्मूलों को कैसे ध्यान में रखना है, कैसे करना है। ग्रुप तो अभी तक तो आया नहीं, ध्यान देना। पहला एग्जांपल दे रखा आपको, show that the tangent at a point of the curve of the intersection
इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 एंड द कॉन्फोकल whose parameter is lambda is given by x minus x upon a square b square minus c square a square minus lambda y minus y b square c square minus a square b square minus lambda z minus z, ये कैपिटल Z है, ठीक है ना, और c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस लैम्डा। क्या बोल रहा है? शो दैट द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है ना, a point of the curve intersection of ellipsoid and the confocal whose parameter। दूसरी कंडीशन क्या है? कॉन्फोकल है जिसका पैरामीटर क्या है? लैम्बडा। मतलब ये इक्वेशन होगी और उसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लैम्बडा। पैरामीटर लैम्बडा दे रखा ना, ए स्क्वायर माइनस लैम्बडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लैम्बडा जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लैम्बडा बराबर दो सरफेस बन गई ना। देख लो, बोलते हैं इसमें उस पैरामीटर इज लैम्बडा। क्लियर है? कितनी सरफेस है अपने पास? एक को क्या नाम दिया और ये रिजल्ट आना चाहिए, तो ध्यान देना। सॉल्यूशन पहला क्या ले ले? F1। F1 क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 और बराबर क्या है? 0। अरे इधर है ना। इसी प्रकार F2 क्या हुआ? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लैम्बडा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लैम्बडा, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लैम्बडा बराबर 1 बराबर 0। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो भाई, क्या कंडीशन थी अपने पास? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की क्या कंडीशन थी अपने पास? यही था अपने पास भाई। ऊपर क्या देखा था हमने? कैपिटल एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साई माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट, एक ही बात है। कैपिटल एक्स ले लो, कैपिटल वाई ले लो, कैपिटल जेड ले लो, जेड डेल्टा। तो एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट बराबर y माइनस वाई अपॉन वाई डॉट और बराबर z माइनस z स्मॉल z अपॉन, यही है क्या? बताओ भाई। हमने इनका मान निकाल के रखा था कौन सी कंडीशन से? दो सरफेस की कंडीशन से। क्लियर है क्या भाई? अपन ने ग्रेडियंट F1 F2 F3 इनसे तो निकाल के रखा था, वही चीज यहाँ पर रखनी है अपन। क्लियर है? बताओ क्या निकाला था? याद आ रहा है तो रख देना, याद नहीं आ रहा तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई, सॉरी 1 और डेल F1 अपॉन डेल जेड आई जे के, डेल F2 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई, समझ में आ गया ना, और डेल F2 अपॉन डेल जेड के। इसके नीचे क्या रखा था? x माइनस एक्स अपॉन ये दोनों, तो क्या आया था? क्या? अरे भाई दो सरफेस दे रखी है तो इन्हीं से तो निकालेंगे। तो क्या आएगा अपने पास? डेल F1 अपॉन डेल वाई और डेल F2 अपॉन
डेल जेड माइनस सरफेस की इक्वेशन कैसे निकालोगे? ये कौन कौन से का डेरिवेटिव करोगे, कहां पर रखोगे? वो फॉर्मूला बताओ, फिर मैं बताऊंगी इसमें का। कौन सा? वो लास्ट में निकाले थे ना डेल f1 डेल f वाला, वो लिखिएगा। वो यहाँ से निकाल दो अपन। यहाँ से नहीं, अपने दिए ना भाई इससे जस्ट पहले अपन ने ये दो सरफेस का इंटरसेक्शन था, उसको कार्टेशियन फॉर्म में यही तो लिखा था, साई माइनस एक्स अपॉन डेल f1 अपॉन डेल y, और इसका इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस डेल f1 अपॉन डेल z और डेल f2 अपॉन डेल y बराबर। नेक्स्ट क्या था? कैपिटल Y माइनस y। बोलो दूसरा बताओ, देखिए कौन सा कंडीशन क्या थी? ये लेंगे तो इस बार ये तो क्या हो जाएगा? डेल f1 अपॉन और डेल f2 अपॉन माइनस बराबर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? z माइनस स्मॉल z, और क्या आ जाएगा अपने पास? डेल f1 अपॉन डेल y माइनस डेल f1 अपॉन डेल y डेल f2 अपॉन डेल x माइनस डेल f1 अपॉन डेल x और डेल f2 अपॉन डेल y। यही होगा। अब आपके पास सारी वैल्यू पड़ी, डेल f1 अपॉन डेल y यहाँ से निकाल लो। इन सब का मान यहाँ रखना है, बस ये वैल्यू आएगी सीधी सीधी। अब आपको पता है यहाँ पर x y z में रिजल्ट पूछ रहा था, इसलिए हमने साइन थीटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसलिए हमने ये लगाया। क्लियर है? समझ में आएगा ना क्वेश्चन? आगे चले। हो गया ना, सब हो गया। टाइम हो गया क्या?